हेलो बच्चों, तो आज ये क्लास 12th फिजिक्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। तो हम लोग इस पूरे कोर्स में 12th का सिलेबस पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। वैसे जो बेसिक्स रहेगा वो सीबीएसई बोर्ड रहेगा, लेकिन जो कि साइंस सब जगह एक ही होती है तो सारे बोर्ड्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। बेसिकली मैं एनसीईआरटी बुक को फॉलो करूंगा, मतलब सीबीएसई पैटर्न पे। जैसा कि मैंने बोला कि जितने बोर्ड्स होंगे, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, या गुजरात बोर्ड है, या आईएससी बोर्ड है, तो उन सब के लिए इक्वली वैलिड होगा। मतलब सारे स्टूडेंट्स के लिए बस जो पैटर्न फॉलो करूंगा वो एनसीईआरटी का फॉलो करूंगा। तो इस कोर्स में क्या क्या होगा पहले तो मैं ये बता देता हूं कि क्लास 12 के सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया जाएगा, सारे डेरिवेशंस किए जाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं मैं उन सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा। उनका पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगा। तो आज हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12th में जो पहला चैप्टर है, पहले मैं समझ लेता हूं कि क्लास 12th के सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है। 11th में हम लोग मैकेनिक्स पढ़ चुके होंगे, लाइट पढ़ चुके होंगे, थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ चुके होंगे। तो क्लास 12th का जो सिलेबस है बेसिकली चार्ज पर बेस्ड है। तो जैसे पहले जो चार्ज पर बेस्ड है तो यहां पर दो चीजें आएंगी। एक तो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा आएगा इलेक्ट्रो डायनामिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होगा, इलेक्ट्रो का मतलब यहां पर चार्ज से है। इलेक्ट्रो जो टर्म यूज होगा इसका मतलब चार्ज से होगा। ये जो इलेक्ट्रो लिखा हुआ है, और इलेक्ट्रो चूंकि इसलिए यूज किया गया है इलेक्ट्रॉन की वजह से। और जहां पर हम लोग बात करेंगे स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स का मतलब होगा रेस्ट पर। और जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बात करेंगे तो जो डायनामिक्स है इसका मतलब मूविंग से है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर, पोटेंशियल एटसेट्रा। और जब बात आएगी इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, मतलब चार्ज मूव करेगा, तो चार्ज मूव करेगा तो जो चैप्टर्स आएंगे जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, राइट। जो मैग्नेटिज्म होगा उसमें भी चार्ज मूव करता है, और चार्ज के मूव करने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर लास्ट में एक पार्ट और भी आएगा मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस पर बेस्ड, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। तो जो सबसे लास्ट पार्ट आएगा वो मॉडर्न फिजिक्स का आएगा। तो हमारे 12th के सिलेबस का जो पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज से था, तो इलेक्ट्रो इज चार्ज, दिस इज चार्ज। और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग उन सिचुएशंस के साथ डील करेंगे जहां पर चार्ज कैसा रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगे वो सारी चीजें पढ़ेंगे। कैपेसिटर हो गया, गॉस लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, पोटेंशियल हो गया, डाइपोल हो गया। हाई कोर्स में मैं एक बात का और ख्याल रखूंगा, जैसे कुछ चीजें हर चैप्टर में होती है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो उन बातों पर हम लोग कुछ ज्यादा ही एम्फेसाइज करेंगे। जैसे पहला चैप्टर है तो वहां पर डाइपोल बहुत पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पूछी जाती है, ताकि हमारा 12th का जो बोर्ड का एग्जाम है उसका हमारा परसेंटेज बहुत अच्छा हो सके। मोटिव रहेगा कि जो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, चूंकि मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा,
तो मोटे बना के चलना है कि हमें फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 ऐसे वर्क करना है। और मैं इस कोर्स में उन चीजों को भी टच करूंगा जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे तुम्हारे, ताकि प्रैक्टिकल 100 का स्कोर तभी पॉसिबल जब हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम में भी अच्छा स्कोर आता है। मतलब लैब से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी मैं उन सारी चीजों को भी इसी कोर्स में डिस्कस करूंगा। तो आज ये चूंकि हम लोगों का पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले लेक्चर में क्या क्या है। तो जैसे कुछ चीजों को रिकॉल करने की जरूरत है। अब चार्ज का बेसिकली मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दो हम लोगों के पास बेसिक चार्जेस होते हैं। जो हमारे पास चार्ज का बेसिक है वो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, अब चूंकि काफी आगे पहुंच गए तो हम लोग को इन चीजों के बारे में काफी इंफॉर्मेशन पहले से ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है वो 19वीं सेंचुरी के लास्ट में हुई है, और प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में हुई है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशंस थे वो ऑब्जर्वेशन बहुत पहले से चल रहे हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब से लोगों ने समझना शुरू किया होगा तो वो ऑब्जर्वेशंस तो पहले से हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पेन लेता और अपने बालों पे ऐसे रगड़ता, या कॉम लेता या स्केल लेता, जो बॉक्स में स्केल रखते हो, पटरी जिसको बोलते हो, मेजरिंग स्केल, अगर उसको बालों में ऐसे रगड़ोगे और कागज के छोटे छोटे टुकड़े लोगे और उसके पास रखोगे तो वो उन टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेगा। इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन ही, लेकिन तब तक न इलेक्ट्रॉन के बारे में पता था, न प्रोटॉन के बारे में पता है, न एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कोई आइडिया था। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही थे। तो बहुत से ऐसे ऑब्जर्वेशन जो एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में दिए गए हैं जो पहले लोगों ने ऑब्जर्व किए। जैसे बिजली कड़कती है तो स्टैटिक चार्ज की वजह से कड़कती है। अक्सर कभी देखो गाड़ी का दरवाजा खोला और उसको टच किया तो करंट लगता है, या प्लास्टिक की कुर्सी में बैठे अचानक से कभी लगा कि यहां पर तो करंट आ गया। तो ये सारे जो फिनोमेना थे ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड थे। अक्सर हम लोग जो औरतें कपड़े पहनती, साड़ी पहनती थी, पॉलिस्टर साड़ियां, तो उसमें कपड़ा चपकने लगता है, एक स्पार्किंग टाइप की क्रिएट होती है। तो वो भी क्या था, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड एक फिनोमेना था। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन बहुत पहले दिए, जैसे उसने ऑब्जर्वेशन में देगा कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी को रब किया तो दोनों के बीच में एक फोर्स आना स्टार्ट हो गया, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स जो भी होगा। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस थे बहुत पहले, तब के ऑब्जर्वेशंस हैं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड चीजें डेवलप नहीं थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो मैं पहले उन चीजों पे नहीं जाना चाहूंगा। पहले हम लोग समझेंगे कि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इसके बाद जो स्टार्टिंग के पुराने ऑब्जर्वेशंस थे तब उन ऑब्जर्वेशंस को जस्टिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो वो पार्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। वैसे उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं फ्रेम होते, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होता है कि किससे क्वेश्चन फ्रेम होता है, किससे क्वेश्चन नहीं फ्रेम होता है। एक्चुअली हम लोग बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो उस अच्छे स्कोर के पीछे की स्टोरी होती है, और वो स्टोरी होती है कि हमारा जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जब अंडरस्टैंडिंग होती तभी एक फुल परफॉर्मेंस आता है। तो हमें पढ़ना सब कुछ है क्योंकि वो हमारे अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड डेप्थ को डेवलप करेगा। तो सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्जेस से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ लेते, फिर एक्सपेरिमेंट पर आएंगे, सॉरी ऑब्जर्वेशंस पर आएंगे, जो ऑब्जर्वेशंस एनसीईआरटी के बुक में स्टार्टिंग में दिए गए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चूंकि सभी लोगों को पता चल चुका है, तो एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि कोई भी हमारी जो एंटाइटी हो, जैसे हम लोगों ने डाल्टन का मॉडल पढ़ा था तो बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन इनडिविजिबल है, सॉरी एटम इनडिविजिबल है। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो इसके बारे में कुछ पता चला कि एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं।
न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब चार्ज के बारे में बताने की जरूरत नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन सभी को पता होती है। और किसी एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है। कुल मिलाकर के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के बाहर इस स्फेरिकल रीजन में नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज का सोर्स क्या है? प्रोटॉन। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग एक न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो न्यूट्रल एटम, और हाँ एक चीज और समझते कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जो वैल्यू आती है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इसकी यूनिट है। एक्चुअली ये साइंटिस्ट के नाम पर, आगे पढ़ोगे कूलम्स लॉ। तो कूलम चार्ज की एसआई यूनिट है। एसआई सिस्टम हम लोग 11th के पहले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज पाया जाता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज। और जो प्रोटॉन के पास चार्ज पाया जाता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, उसकी वैल्यू यही होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन प्रोटॉन के पास जो चार्ज का साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब यूनिवर्स में दो टाइप के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज और प्रोटॉन के पास चार्ज साइन में तो अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में कैसे सेम आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई। तो चार्ज से रिलेटेड, चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते और ना डिस्ट्रॉय कर सकते, मतलब टोटल चार्ज विल बी कंजर्व्ड। अगर मैं बात करता न्यूट्रल एटम की, तो न्यूट्रल एटम के न्यूक्लियस में सपोज मैंने बोल दिया कि n प्रोटॉन्स है और इस न्यूक्लियस के बाहर अगर ये न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो न्यूक्लियस के पास जो पॉजिटिव चार्ज आ गया वो +Ne का चार्ज आ गया। E की वैल्यू हम लोग पता कर चुके हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस में n प्रोटॉन्स है और एक प्रोटॉन का चार्ज था E, तो n प्रोटॉन का चार्ज आएगा Ne। तो या तो हम लोग इस चार्ज को ऐसे लिख देते हैं +n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब उतने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर लाई कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस के बाहर जो चार्ज लाई करेगा वो -Ne, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। अगर यहां पर वैल्यू पुट कर दे तो n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं टोटल चार्ज ऐड कर दूं तो दिस विल बी 0। इसका मतलब है कि एटम न्यूट्रल है अगर, तो उस पर टोटल चार्ज कितना पाया जाएगा? 0 पाया जाएगा। आगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जब बोहर मॉडल पढ़ेंगे तो बोहर मॉडल का एक पॉइंट होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने के लिए जो उन्हें फोर्स मिलता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से मिलता है, सर्कुलर मोशन करते हैं। मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बांधे रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के जा भी सकता है। तो अब बात करते हैं कि कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कोई एटम ले लेते हैं और वो एटम हम लोगों ने ले लिया सोडियम एटम।
हम लोगों ने कोई एक सोडियम एटम ले लिया Na, तो सोडियम एटम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स है और इसके बाहर 11 इलेक्ट्रॉन है। तो अब तुमसे पूछा जाता है कि सोडियम एटम के न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है और बाहर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इस समय इसका टोटल चार्ज कितना हुआ? एटम तो काफी छोटा होगा ना, एक पॉइंट चार्ज की तरह भी, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 0। जितना न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है उतने न्यूक्लियस के बाहर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं इस एटम को बाहर से देखूंगा तो मैं बोलूंगा कि इसके पास ओवरऑल जो चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, वो तो 0 हो गई। अब सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इजिली निकाला जा सकता है, तो अगर हम लोग इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगर सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग रिमूव कर देंगे तो न्यूक्लियस में तो अभी भी 11 प्रोटॉन है, लेकिन इसके बाहर अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे? 10। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बात हम लोग और पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, उनको निकालना उतना आसान नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शन करके उनको निकाला जाएगा। लेकिन जो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से बंधे हुए और उन इलेक्ट्रॉन को निकाला भी जा सकता है। हम लोगों ने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फोर्सेस 11th क्लास में, एक बेसिक इंफॉर्मेशन ली होगी। जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैंने सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन बचे वो 10 बचे और न्यूक्लियस में अभी भी 11 प्रोटॉन्स हैं। तो अब अगर मैं पूछता कि टोटल चार्ज अब कितना लाई करेगा, टोटल चार्ज, तो अंदर चूंकि 11 प्रोटॉन थे तो इसके पास प्लस 10e का पॉजिटिव चार्ज और बाहर 11 का, तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो 11 का आएगा। तो 11e का पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में था और न्यूक्लियस के बाहर 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो उनका चार्ज आएगा -10e। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो कुल मिलाकर के जो टोटल चार्ज बच गया वो तो +e बच गया। अगर +e बच गया तभी शायद याद होगा, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो NaCl में जब Na को लिखते हो तो क्या लिखते हो? Na+ लिखते हो। मतलब ये जो बचा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो भी पार्ट बचा, रेजिडुअल पार्ट बचा, उसके पास चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। इसी अगर मैं एक एग्जांपल और भी लेता, जैसे पढ़ते होगे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैग्नीशियम, अगर मैं मैग्नीशियम न्यूट्रल एटम की बात करूंगा तो उसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन है और न्यूक्लियस के बाहर 12 इलेक्ट्रॉन है। और मैं बोलता है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, या आपकी बार हम लोग 2 रिमूव कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम लोग मैग्नीशियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो न्यूक्लियस के चार्ज पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 12। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने रिमूव कर दिए तो पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे कितने? 12, और 2 हम लोगों ने रिमूव कर दिए तो बाहर इलेक्ट्रॉन्स बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब पहले तो बोलता है कि इसका टोटल चार्ज 0 है, मतलब न्यूट्रल एटम है, लेकिन अब अगर हम लोग टोटल चार्ज कैलकुलेट करें तो वो टोटल चार्ज कितना आएगा, तो वो कैलकुलेट करते। तो अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो 12 प्रोटॉन्स का चार्ज आएगा +12e और 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा -10e। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो टोटल चार्ज आ गया वो +2e का चार्ज आ गया। इसका मतलब अगर मैग्नीशियम से 2 एटम निकाल दिए जाए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए, तो उसके पास टोटल जो चार्ज बचता है वो 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज बचता है। तो हम लोग मैग्नीशियम फिर ऐसे लिखेंगे,
Mg प्लस प्लस। 2 प्लस होने का मतलब 2 यूनिट का 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीशियम से बाहर निकाल दिया गया। तो इतना डिस्कशन करके ये तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी मटेरियल लेते हैं, पेन लेते हैं, हमारी बॉडी या कोई और ऑब्जेक्ट उठा लाते हैं, तो सब बना किससे मिलकर के? एटम से मिलके बना। और एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो उस बॉडी में जो चार्ज बचेगा वो कैसा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो ये बात समझ में आ गई कि किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो वो बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो अभी तो हम लोग एटम्स की बात कर रहे थे, हम लोग बोल सकते हैं कि सपोज हमारे पास कोई भी एक रैंडम बॉडी है, ये रैंडम बॉडी है और इससे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, -n इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉडी के पास जो चार्ज आ जाएगा वो +ne का चार्ज आएगा। इसका मतलब अगर कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती। बाकी बाद में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज बचा है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो ये डिस्कशन हो गया कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। अब इसका एक रिवर्स डिस्कशन करते हैं कि अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करा दिए जाए तो क्या होगा। जैसे पीरियोडिक टेबल में जब राइट साइड पर जाते हैं तो वहां पर एक एटम होता है क्लोरीन। तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि क्लोरीन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। तो अगर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए +1 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के अगर मैं बात करता क्लोरीन के न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन थे और बाहर 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो फिलहाल तो इसका टोटल चार्ज 0 होता है, लेकिन अगर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है तो सिचुएशन ऐसी बन गई कि जो न्यूक्लियस था उस पर तो अभी भी 17 प्रोटॉन का चार्ज है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब 17 नहीं हुए, अब कितने हो गए? अब तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब अगर हम लोग बात करते हैं कि टोटल चार्ज कितना है, तो 17 प्रोटॉन का मतलब +17e का चार्ज है और बाहर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो -18e का चार्ज है। तो जो टोटल चार्ज आ गया वो -e आ गया। -e का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका मतलब अगर हम लोगों ने क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो उसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हम लोग फिर ऐसे लिखते Cl-। उसी तरीके से हम लोग अगर और आगे जाएं, ऑक्सीजन की बात करें, तो अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं और ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दे तो उसको लिखेंगे O-। तो हमें यहां से ये पता चल गया कि जो बॉडी न्यूट्रल है उनमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो वो बॉडीज कैसी बन जाती है? वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज बन जाती है। और किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाएं तो वो बॉडीज कैसी होगी? नेगेटिवली चार्ज बॉडीज होंगी। तो आप कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास 3 टाइप की सिचुएशंस होंगी। एक पहली सिचुएशन होगी कि जिसमें टोटल चार्ज की वैल्यू, अगर हम लोग टोटल चार्ज की बात करेंगे तो टोटल चार्ज की वैल्यू 0। एक दूसरी सिचुएशन आएगी कि यहां पर जो टोटल चार्ज आ रहा होगा उस चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव। और एक तीसरे टाइप की बॉडीज आ रही होंगी जहां पर टोटल चार्ज की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी। ये 3 टाइप की बॉडीज एग्जिस्ट करेंगी, न्यूट्रल बॉडीज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज और नेगेटिवली चार्ज। क्योंकि ओवरऑल यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम लोग वैसे शो कर देते हैं। ये ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इस बॉडी को हम लोग ऐसे शो कर देते हैं। तो ये बात अब क्लियरली समझ में आ गई होगी कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज क्यों होती है और कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है। अब एक बात समझते हैं, जैसे हम लोगों ने स्केल को बालों में रब किया तो क्या हुआ होगा? तो स्केल को बालों में रब किया होगा तो स्केल में या तो बालों से इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे
और यह स्केल से इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन की वजह से बालों में चले होंगे। हमने रब की एनर्जी दी, जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के थे वो निकल करके दूसरी बॉडी पे चले गए। तो जब लोगों ने स्केल को रब किया होगा तो या तो स्केल पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी होगी और यह स्केल निगेटिवली चार्ज हो चुकी होगी। और जब तक हमने रब नहीं किया था तब तक वो न्यूट्रल रही होगी। तो जो ऑब्जर्वेशंस आएंगे, तो अब ये बात भी सबको ऑलमोस्ट क्लियर है कि अगर नेचर में दो टाइप के चार्जेज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मैं बोलता है कि हम लोगों ने जो इतना डिस्कशन किया, तो इस डिस्कशन में जैसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थे, हम लोगों क्या करते कि दो बॉडीज ले ली और वो दोनों बॉडीज पॉजिटिवली चार्ज थे, तो इनके बीच में एक रिपल्सन का फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स। अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक मिनट, इसको भी पॉजिटिव कर देते हैं, दिस इज पॉजिटिव, कि दोनों बॉडीज पॉजिटिवली चार्ज थी, तो इनके बीच में एक रिपल्सन का फोर्स एक्ट करता है। मतलब ये वाली बॉडी इस पर एक फोर्स लगाएगी F, और वही फोर्सेस बॉडी पर पीछे लगेगा। मतलब दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे, लाइन ऑफ एक्शन में भी सेम होंगी। ये बात हम लोगों ने 11th में पढ़ी थी, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो वो दोनों बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करती, मतलब सेम पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते। अगर हम लोग क्या करते हैं कि दो बॉडीज लेते और दोनों में नेगेटिव चार्जेस होते, ऐसे, ये भी नेगेटिव चार्ज बॉडी और ये भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो ऑब्जर्वेशन किया गया कि यहां पर भी जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा लगेगा, वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडीज को रखेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडीज को अगर रखेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कुल मिलाकर के ये समझ में आ गया कि सेम साइन के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन उसी जगह अगर हम लोग क्या करते कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रख देते और दूसरी नेगेटिवली चार्ज, सपोज मैं बोलता है कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एक यहां पर बॉडी है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों बॉडीज को अगर एक दूसरे के पास में रखेंगे तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इनके बीच में फोर्स लगेगा और वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब यहां पर रिपल्सिव फोर्स है तो एक F ऐसे लगेगा और एक F ऐसे लगेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ से बोल सकते हैं कि अगर एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पर F का फोर्स लगाया तो दूसरी बॉडी ने भी पहली बॉडी पर F का फोर्स लगाया होगा। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल रहे होंगे और डायरेक्शंस में ऑपोजिट रहे होंगे। तो अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और दूसरी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया होगा। मतलब अगर इस बॉडी को मैं A बोलता और इसको B बोलता, तो B ने A पर अगर F का फोर्स लगाया तो A ने B पर ऑपोजिट डायरेक्शन में F का फोर्स लगाया होगा। तो ये बात न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्लियर थी। न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम लोग बोल सकते हैं कि A ने B पर अगर F लगाया तो B ने A पर -F का फोर्स लगाया होगा। तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, डायरेक्शंस में ऑपोजिट होते, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कैसी आएगी, सेम आएगी। तो इसी ऑब्जर्वेशन पर बेस होकर के कूलाम ने अपना लॉ दिया था। तो कूलाम का लॉ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग केवल बेसिक चीजों पर बात करेंगे। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जब हुई तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकाला गया, ये कैसे निकाला गया? तो मिल्कन का एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है जो केमिस्ट्री के बुक में गिवन होगा। तो उस एक्सपेरिमेंट से जब चार्जेस पता किए गए, डिफरेंट बॉडीज को रब करके वैसे ड्रॉप के साथ ट्रीट किया गया था, तो मिल्कन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारा डेटा लिया इन लैक्स, और जब बहुत सारा डेटा ले करके उसने सब बॉडीज के चार्जेस निकाले, Q1, Q2, Q3,
Q4 एंड सो ऑन। मिल्कन का एक्सपेरिमेंट डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मिल्कन ने एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारी बॉडीज के चार्ज निकाले, कैलकुलेशंस किए। तो जब कैलकुलेशन करके चार्ज निकाले और वो सारे चार्ज एक जगह उसने सारा डेटा को कलेक्ट किया और इस डेटा को जब ऑब्जर्व किया तो ये पता चला कि कोई भी चार्ज जो भी कैलकुलेट किया गया था वो चार्ज हमेशा इस फॉर्म में मिला, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू n। मिल्कन ने ऑयल डॉप एक्सपेरिमेंट करके जो भी बहुत सारे चार्जेस का डेटा कलेक्ट किया तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ गई कि जो भी डेटा आया, जो भी चार्ज कैलकुलेट किया गया वो चार्ज इस टाइप का था। इस टाइप का मतलब था या तो चार्ज उससे मिला 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव भी मिले, नेगेटिव भी मिले। या यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि सिर्फ इंटीजर्स आ रहे हैं। तो मिल्कन ऑयल डॉप एक्सपेरिमेंट से जो चार्जेस का बहुत सारा बड़ा सा डेटा इकट्ठा किया, उससे ये पता चल गया कि जो भी चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इस नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल है। दिस नंबर इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कोई भी चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल आता है। मतलब उस डेटा से ये पता चला कि ऐसा कोई चार्ज नहीं मिला 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसा चार्ज वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इस वैल्यू का फ्रैक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो वहां से फिर एक कॉन्सेप्ट अराइज हुआ और वो कॉन्सेप्ट था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मिल्कन ऑयल डॉप एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर हो गई कि जो भी नेचर में चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो चार्ज हमेशा E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो NE के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जहां पर n क्या था, n एक इंटीजर था। इंटीजर समझते होगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। मतलब ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती थी। और जो यहां पर E था दैट वाज ए बेसिक वैल्यू और वो वैल्यू थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जो सबसे छोटा चार्ज पता चला, स्मॉलेस्ट चार्ज, तो जो स्मॉलेस्ट चार्ज था वो तो तब मिलेगा जब n की वैल्यू मिनिमम होगी, मतलब सबसे छोटा इंटीजर। तो सबसे छोटा इंटीजर का मतलब n इक्वल टू 1। तो जो स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू आ गई वो E, और E की वैल्यू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम के बारे में पता होगा कि ये चार्ज की SI यूनिट है। तो चार्ज का जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है वो क्या है? चार्ज का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है कि चार्ज हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा। अगर हमसे पूछा जाता कि क्या 5.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्या ऐसा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? तो आंसर इज सिंपली नो। ऐसा कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब साइंस की एक अच्छी बात होती है कि चीजें आती हैं, फिर नई चीजें आती हैं, पुरानी बदलने लगती हैं। जैसे डाल्टन ने बोला था कि जो एटम है वो मटेरियल का सबसे छोटा पार्ट है, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो तब तक लोग पढ़ते होंगे, उनको पता होगा एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। साइंस हमेशा रेडी रहती है अपने आप को चेंज करने के लिए। जैसे जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट आया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो वहां से बात क्लियर हो गई कि नहीं, एटम भी डिविजिबल है। फिर बहुत सारे मॉडल्स हो सकता है पढ़े हो कि लेमन मॉडल था, वाटरमेलन मॉडल, सॉरी जो तरबूज मॉडल था एटम का, बाद में वो भी फ्लॉप हो गया। तो साइंस का मतलब है कि हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उससे रिलेटेड लॉज बनाते हैं, फिर नई चीजें आती हैं तो लॉज बदल भी सकते हैं।
जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वो नहीं बदलेगा, जो गलत होगा वो बदल जाएगा। तो जैसे ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब एक एग्जिस्टेंस और आ गया, क्वार्क का आ गया, कि इलेक्ट्रॉन के फ्रैक्शनल चार्जेस भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्वार्क की जो थ्योरी, वहां पर जो क्वार्क का चार्ज है वो इससे छोटा है, लेकिन बहुत टेम्परेरली एग्जिस्ट करता है। तो फिलहाल हम लोग क्वार्क के जॉर्गन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्वार्क के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल यही था कि कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब जो भी नेचर में चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब चार्ज हमेशा एन ई के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और यही हमारा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है। अब चार्ज का मास से कोई रिलेशन, मास एक अलग चीज है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि दो सेम साइन के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव ने क्या किया, एक दूसरे को दूर की तरफ धक्का दिया, नेगेटिव नेगेटिव ने क्या किया, एक दूसरे को दूर की तरफ मतलब पुश किया, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव ने क्या किया, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। तो जैसे एक दो ऑब्जर्वेशंस है, उन ऑब्जर्वेशंस को फिलहाल के डिस्कशन से हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम लोगों ने अपनी स्केल को या कंघी को, कॉम को अपने बालों से रब किया, तो बालों से रब करने में क्या हुआ होगा, इससे इलेक्ट्रॉन, इसके पास बालों से इलेक्ट्रॉन या तो आ गए होंगे या कॉम से, उस बाद में जाएंगे कि क्या होगा, या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। तो मैंने मान लिया इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये बात हम लोगों ने अभी देखी थी, किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बॉडी कैसी हो जाती है, बॉडी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर इस स्केल को हम लोगों ने बालों में रब किया तो इस स्केल के पास चार्ज आ गया सपोज पॉजिटिव। अब हम लोगों ने क्या किया, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, अब एक क्वेश्चन आता है कि कागज के छोटे टुकड़ों को ही क्यों अट्रैक्ट करता है। अब कोई बहुत हैवी चीज तो उठा नहीं लेगा, तो बोला कंघी करो और इस पेन के ऊपर रख दो, पेन को खींच ले, तो पेन को खींचने के लिए बड़े फोर्स की जरूरत है, उतना बड़ा फोर्स नहीं मिल रहा होगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, कागज के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए, और जब इस कॉम को इन टुकड़ों के पास रखा तो देखा होगा कि ये जाकर किसके साथ चिपक जाते, मतलब ये कंघी इन कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। अब एक क्वेश्चन था कि कागज के टुकड़े तो चार्ज नहीं थे, फिर इस कंघी ने इसको खींच कैसे लिया। मैंने बोला मैं सारी बातें डिस्कस करूंगा, सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि हमें सब कुछ समझ में आता रहे। अब अगर सबसे पहले मैं यही शुरू कर देता और चार्ज की बेसिक चीजें ना पता होती तो समझने में दिक्कत होती, और कोई भी चीज अगर चाहते हो कि रिटेन रहे, दिमाग में रहे, याद रहे, तो वो चीजें ज्यादा याद रहती जो समझी जाती। अगर सोचो कि फिजिक्स को रट रट के पढ़ा जाएगा तो फिर फिजिक्स से दूर भाग जाओगे और एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो जब ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है तो ये पता करना है कागज के टुकड़े तो अनचार्ज थे, फिर अट्रैक्ट कैसे कर लिया उसने। कागज के टुकड़े क्यों अट्रैक्ट करे, और चीजों को अट्रैक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो भारी तो इतना बड़ा फोर्स नहीं लग पा रहा होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर एक अट्रैक्शन का फोर्स लगा होगा, लेकिन अट्रैक्शन का फोर्स लगा, और जो अभी तक का हम लोगों का डिस्कशन है तो वहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि अट्रैक्शन का फोर्स तब आता है जब अपोजिट साइन के चार्जेस होते हैं, तो फिर ये कौन सा फोर्स आ गया होगा। तो यहां पर क्या होता है कि चार्ज इंड्यूस भी होता है। अब आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि जो कागज का टुकड़ा था तो उसके सारे एटम न्यूट्रल थे, मतलब न्यूक्लियस में पॉजिटिव भी था, उसके बाहर नेगेटिव चार्ज था। अब ये पॉजिटिव चार्ज था जो हम लोगों ने अपनी स्केल को या कंघी को बालों से रब किया था। तो ये स्केल क्या कर रही होगी, इस कागज के टुकड़े में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, न्यूट्रल है, तो जो पॉजिटिव चार्जेस रहे होंगे उसको इस कंघी ने रिपेल कर दिया होगा, और नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया होगा। तो अट्रैक्शन की वजह से जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो ऊपर चले गए होंगे।
अब ये कंघी का पॉजिटिव चार्ज इस अनचार्ज बॉडी के नेगेटिव चार्ज को तो अपनी तरफ खींच रहा होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन तो चल भी सकता है ना, तो वो नेगेटिव चार्ज चला गया ऊपर, तो अपने पीछे जो पॉजिटिव चार्ज छोड़ के आया होगा वो चला गया होगा नीचे, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर पहुंच गया इस तरीके से, ऐसे। अब एक सवाल फिर आएगा, क्या इलेक्ट्रॉन तो चल सकता था ना, लेकिन सॉलिड बॉडी में ये न्यूक्लियस कहां से चल गया? तो एक्चुअली न्यूक्लियस नहीं चलता है, उसकी एक स्टोरी, उस स्टोरी को समझना। ये न्यूक्लियस था, एक एटम ये था, एक एटम ये था, एक एटम ये था, मान लेता हूं 3 एटम्स थे, और मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचा दिया, तो इसके पास चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। अब ये तो न्यूक्लियस के पास है ना, न्यूक्लियस फिक्स है अपनी जगह, चल नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन चल सकता था, लेकिन अगर यहां का इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां चला जाए तो वो इस पॉजिटिव चार्ज को तो न्यूट्रल कर देगा, लेकिन वो चार्ज कहां पर आ गया? नीचे आ गया। फिर किसी ने इसके वाले इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच लिया, वो इलेक्ट्रॉन चला गया यहां पर, तो इसको कर दिया न्यूट्रल, और वो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ गया? नीचे। पॉजिटिव चार्ज नीचे मूव कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कैरियर नहीं मूव कर रहा है, न्यूक्लियस नहीं चल रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस, दूसरे न्यूक्लियस से तीसरे न्यूक्लियस, ऐसे चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्चुअली चल रहा है। तो जो सारे इस कागज के टुकड़े के इलेक्ट्रॉन थे ये ऊपर चले गए, और पॉजिटिव चार्ज वर्चुअली कहां पर चला गया? नीचे चला गया। बस अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात कूलाम्स लॉ से क्लियर हो, कूलाम के ऑब्जर्वेशंस भी सारे यहीं से आए थे। अब एक ऑब्जर्वेशन था कि चार्जेस को अगर ज्यादा दूर रखते हो तो कम फोर्स लगता है, पास में रखते हो तो ज्यादा फोर्स लगता है। तो ये जो कंघे का पॉजिटिव चार्ज था और ये ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया होगा? इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया होगा, तो इसको मैंने लिख दिया FA, F फॉर फोर्स एंड A फॉर अट्रैक्शन। इतनी बात क्लियर होगी। कंघे के पॉजिटिव चार्ज ने इस कागज के टुकड़े के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइन के चार्जेस हैं। अब जो नीचे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ था, कंघे का भी पॉजिटिव चार्ज और नीचे यहां पर भी पॉजिटिव है, तो सेम साइन के चार्जेस ने एक दूसरे को रिपेल किया होगा। इसका मतलब इस पर एक रिपल्सन का फोर्स नीचे लग गया होगा। पहले क्या हुआ? कंघे के चार्ज ने कागज के टुकड़े के चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, अपनी तरफ नेगेटिव कर लिया और ऑपोजिट साइड पर कर दिया पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, लेकिन पॉजिटिव को पॉजिटिव ने रिपेल कर दिया। अब एक बात हम लोग जो कूलम्स लॉ में पढ़ेंगे, डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो फोर्स कम होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने D1 मान लिया, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो D2 है, और यहां पर D1 की वैल्यू D2 से बड़ी है। तो जिन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर फोर्स कम होगा। तो जो रिपल्सन फोर्स की वैल्यू आ गई FR, उसकी वैल्यू अट्रैक्शन फोर्स से बड़ी होगी, सॉरी छोटी होगी। तो रिपल्सन फोर्स कम हो गया, अट्रैक्शन फोर्स बड़ा हो गया। इसका मतलब इस कागज के टुकड़े पर एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग गया। इस कागज के टुकड़े पर ऊपर क्या लगा था? अट्रैक्शन, और नीचे क्या लगा था? रिपल्सन। और हमें पता था कि अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स से बड़ा है क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आ गया वो नेट फोर्स तो ऊपर की तरफ आ गया। ये फोर्स कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, इंड्यूस चार्जेस हो सकता है बहुत छोटे हो। और जो ग्रेविटी का फोर्स इस पर लग रहा था वो किधर लग रहा था? नीचे। कागज का टुकड़ा था छोटा सा, तो ये ग्रेविटी का फोर्स तो बहुत छोटा होगा। तो ग्रेविटी का फोर्स छोटा था, तो नेट फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगा था उसने क्या किया? इस कागज के टुकड़े को ऊपर उठा दिया। तो एक ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया हमें, और वो ऑब्जर्वेशन था कि अगर एक बॉडी को हम चार्ज कर दें रब करके, कंघे को या स्केल को, और फिर उसके बगल उसके पास छोटे छोटे टुकड़े ले जाएं, तो उन चार्जेस उन टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा। तो अब यहां पर एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, अगर कोई पूछे
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछे कि क्या एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर फोर्स लगाती है? आंसर इज यस। एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर फोर्स लगाती है। अगर एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर फोर्स लगाती है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो भी लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो भी लगेगा, और नेगेटिव नेगेटिव होते तो भी फोर्स लगता है। लेकिन जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि एक अनचार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी में पॉइंट चार्जेस की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना। पॉइंट चार्जेस होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। बड़े साइज का ऑब्जेक्ट है तो वहां पर चार्ज अपनी डिस्टेंस बदल सकता है, लेकिन अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो वहां पर कहां बदलेगा। तो क्वेश्चन है कि एक अनचार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी, और एक चार्ज बॉडी, तो क्या ये एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं? यस, ये भी एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं। चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी पर फोर्स लगा सकती है, और वो फोर्स हमेशा कैसा आएगा? अट्रैक्शन का आएगा। और ऐसा पॉसिबल होता है इंड्यूस चार्जेस की वजह से। चार्ज बॉडी ने क्या किया होगा? अगर इस चार्ज बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसने इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया होगा, तो पॉजिटिव चार्ज अगर रिपेल किया होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया होगा, इस जगह पर। इसने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया होगा तो वो नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया होगा। तो इसके पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया होगा और पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल कर दिया होगा। लेकिन चूंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा था तो रिपल्सन फोर्स छोटा पड़ गया और अट्रैक्शन फोर्स बड़ा हो गया। अट्रैक्शन फोर्स अगर बड़ा हो गया तो इस पर जो नेट फोर्स आ गया वो नेट फोर्स अट्रैक्शन का आ गया। तो ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया कि एक अनचार्ज बॉडी एक चार्ज बॉडी पर फोर्स लगा सकती है, या एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी पर फोर्स लगा सकती है, और वो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो ये तो हमारे इस पहले लेक्चर के कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए। चार्ज का क्वांटाइजेशन, चार्जेस के बीच में फोर्स, इंड्यूस चार्जेस,